आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ रीढ़ की हड्डी के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर: उपर्युक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की कई कमियों की ओर संकेत करना चाहती हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. उनका बेटा शंकर भले ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो, परंतु उसके विचारों में नवयुवकों जैसी मौलिकता व दृढ़ता नहीं है। दूसरा, वह विवेकहीन तथा दूसरों के दकियानुसी विचारों का समर्थन करने वाला है। वह पूर्ण रूप से अपने पिता पर निर्भर है। उसमें आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए वह अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाता। चौथा, स्त्रियों की शिक्षा व समाज में उनके स्थान के विषय में उसके विचारों में पिछड़ापन है तथा वे समयानुकूल नहीं है। पांचवा, शंकर का चरित्र भी अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के आसपास चक्कर काटने तथा नौकरानी से मुंह छुपाकर भागने से उसकी चरित्रहीनता प्रकट होती है। छठा, शारीरिक दृष्टि से भी वह दुर्बल है। उसमें पुरुषोचित शक्ति का अभाव है तथा वह सीधा तनकर भी नहीं बैठ सकता। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसा व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: शंकर और उमा का व्यक्तित्व विरोधाभासी है। आज समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, क्योंकि उमा जैसे लोग ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं तथा अपनी साहस और आत्मविश्वास से बुराइयों को समाज से दूर करते हैं। सच बोलने का साहस रखते हैं, साथ ही अन्याय का प्रतिकार भी करते हैं। उमा गोपाल प्रसाद जैसे अहंकारी, महिला विरोधी, अंधविश्वासी व कुतर्की वकील को उसकी असलियत बताकर मुंह छुपाकर भागने को विवश कर देती हैं। ऐसी नवयुवतियों की आवश्यकता प्रत्येक समाज को होती है, क्योंकि समाज और परिवार के उत्थान व विकास का सामर्थ्य उनमें ही होता है। दूसरी तरफ शंकर जैसे व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित होते हैं, जो समाज को पतन की ओर ले जाते हैं, और उस वर्ग को श्रेष्ठ समझने व स्त्री वर्ग को तुच्छ मानने वाले लोग समाज को आगे नहीं बढ़ने देते तथा अपने दकियानुसी विचारों द्वारा समाज को भ्रमित करते हैं। समाज को ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 7। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर: किसी भी रचना का शीर्षक पात्र, घटना, विचार, समस्या अथवा भाव के आधार पर रखा जाता है। रीढ़ की हड्डी शरीर को सुदृढ़ व सीधा रखती है। ठीक उसी प्रकार समाज को सुदृढ़ व प्रगतिशील बनाने के लिए आदर्शवादी लोगों की आवश्यकता होती है। एकांकी में उमा ने शंकर को बिना बैकबोन का कहा है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। दूसरी तरफ वह एक चरित्रहीन व अस्तित्वहीन लड़का है। उसकी झुकी हुई रीढ़ की हड्डी उसकी आधारहीनता को प्रकट करती है। इस प्रकार यह एकांकी जिस उद्देश्य से लिखी गई है, उसे व्यक्त करने में पूर्णतया सार्थक है तथा इसका शीर्षक रीढ़ की हड्डी उचित, तर्कसंगत व विषय वस्तु से संबंधित है। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर: रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी का कथा वस्तु का आधार आधुनिक नारी चेतना है। यह एकांकी महिलाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण पर केंद्रित है। यहाँ शिक्षित नारी का महिमा मंडन किया जाता है। इसलिए कथा वस्तु के आधार पर हम उमा को ही एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं, क्योंकि एकांकी के आरंभ से लेकर अंत तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उमा की उपस्थिति बनी रही है। उसी पात्र के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक पहुंचाता है। उमा द्वारा व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं। उमा अपने सशक्त व्यक्तित्व का परिचय देकर अन्य सभी पात्रों पर भारी पड़ती है। कथा वस्तु का सारा आयोजन उसी के लिए होता है। वही कथा वस्तु का केंद्र बिंदु है।
जिसके चारों ओर समस्त कथा चक्र घूमता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।